नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम लोग कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो यहाँ पे दिए गए हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से ड्राफ्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबसे पहली बात ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये रिप्रेजेंट की गई थी। उसके अलावा इलेक्शंस जो है वो हुए थे जुलाई 1946 में और फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी दिसंबर 1946 में। कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, ठीक है, 299 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको आप ये भी जानते हो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कहा गया है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, रीजन्स थे और कम्युनिटीज़ थे इंडिया के, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स इस समय में यहाँ पे मौजूद थे और जितने भी मेंबर्स थे वो बिल्कुल भी केयरफुल थे कि कोई भी ऐसी चीज़ इसमें ना हो जो कि लोगों को बिल्कुल भी एहसास कराए या फिर इस स्थिति में लेकर आए कि वो सब बटे हुए हैं या फिर उनको सही से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रीट नहीं किया गया है। तो कहा जाता है कि फाइनली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन और ये इफ़ेक्टिव हुई थी 26 जनवरी 1950 में। कहा गया है कि एक स्पेशल रीज़न है कि क्यों इस दिन अडॉप्ट किया गया इसे। इसके पीछे एक तो छोटी सी कहा गया है कि कहानी है या आप रीज़न कह सकते हो। बताया जाता है कि 1929 में कांग्रेस का सेशन था, लाहौर सेशन, ठीक है, और इस समय में पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी, डिमांड किया जा रहा था और एक्चुअल देखा जाए तो ये गोल था कि पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस। कहा गया कि इस सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया जो है वो बिल्कुल भी फ्री हो जाए, फ्रीडम मिल जाए तब तक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लग गया इसके बाद भी और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन चूँकि मन में ये था और पहले से भी ये डिसाइड था कि इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो क्यों ना अब जब ऐसा 15 तारीख को अब अगर स्वतंत्र हो गया भारत, तो ये जो डेट था 26 जनवरी, ये तो मन में था ही, क्योंकि इस समय में ही लोगों को ये जो डेट है ये याद था कि इस समय में हमने कुछ सोचा था। तो इसलिए क्या किया गया कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में इसको अब लोग मनाते हैं और इस दिन को ही तय किया गया कि इस दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट में आएगी। कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइडियाज़ और वैल्यूज़ का एक शॉर्ट स्टेटमेंट भी बना, ठीक है, और इस शॉर्ट स्टेटमेंट को प्रियम्बल कहा जाता है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से विजन्स को रखा गया, किस तरह से ये आईना दिखाती है कि भारत जो है, संपूर्ण भारत, वो है कैसा। ठीक है, तो ये था हमारा कि किस तरह से ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। अब अगर हम लोग बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो सबसे बड़ी बात है कि वो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें अभी फ़िलहाल में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं इसके और 12 शेड्यूल्स थे, ठीक है। कहा गया है कि ये बदला है, जिस समय में ये इफ़ेक्ट में आई थी उस समय में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे इसके और 8 शेड्यूल्स थे, तो चेंज हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो आइडियाज़ और वैल्यूज़ से भरा हुआ जो स्टेटमेंट है प्रियम्बल, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया था। तो प्रियम्बल को हम लोग कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी आप ये बता सकते हो कि जैसे बुक के फर्स्ट पेज में ये लिखा होता है कि इसके अंदर है क्या क्या, किन चीज़ों को फॉलो करना है, कंटेंट्स क्या हैं, तो उसी तरह से ये प्रियम्बल भी है। इसमें ये बताया गया है कि हम भारत के जो लोग हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक रूप से, ठीक है, और इसके जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, उन सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, सबके लिए न्याय एक जैसा होगा, बराबरी होगी तथा इसमें भाईचारा होगा। लोगों को बिल्कुल भी आपस में मिलजुल कर रहना होगा, एक फ्रैटर्निटी है ये, ठीक है, और ये सेक्युलर होगा,
इसमें धर्म के लिए आप कह सकते हो कि ये कोई जगह नहीं होगी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और लिबर्टी और इक्वालिटी होगी यहाँ पे। तथा इसको इस प्रियम्बल में आप देखोगे लास्ट लाइंस में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये 26 नवंबर 1949 को बिल्कुल भी ऑप्ट कर ली गई और लोगों के बीच में ये एक खूबसूरत सा संविधान जो है वो पेश किया गया कि जिसके तहत सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फीचर्स क्या क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहली बात कही गई कि फेडरलिज्म। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि फेडरलिज्म जो है उसका मतलब क्या है। तो कहा गया है कि फेडरलिज्म में जो पावर्स हैं वो शेयर हो जाते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि सेंटर से स्टेट में। लेकिन चूंकि हमारा भारत जो है वो काफ़ी बड़ा है तो इसको यहाँ पे पावर्स को दो या दो से ज़्यादा भागों में यहाँ पे इसको बांट दिया गया है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे 3 भागों में इसको बांटा गया है। कहा गया है कि चूँकि रिलेशंस जो भी हैं, ठीक है, तो तीनों क्या है, तीनों भारत के आंतरिक मामले हैं। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल जो है वो देख रेख तो करेगी, लेकिन सबको यहाँ पे फ्री हैंड दिया गया है। जैसे कि अगर आप बात करो तो सेंट्रल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो है कि वो लॉ बनाएंगे और उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस मैटर्स, बजट, इन सब पे फैसले लेंगे। स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स डील करेगी अपने प्रॉब्लम्स को, नीड्स को, जैसे कि एग्रीकल्चर है, लॉ ऑर्डर है, ठीक है, या फिर उनकी अपनी जो जुडिक्शन है। तो इन चीज़ों को पावर्स जो है यहाँ पे क्या कर दिए गए कि सेपरेट कर दिए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको थ्री लिस्ट के सब्जेक्ट्स में इसको बांट दिया गया है। सबसे पहले है आपका यूनियन लिस्ट, उसके बाद है स्टेट लिस्ट और लास्ट है कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन और सेंट्रल से जो चीज़ें हैं उनके लिए लॉ बनेंगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी और कनकरेंट लिस्ट में वैसे मामले आएंगे जिसमें कि यूनियन और स्टेट ये दोनों अपने पावर्स को शेयर करेंगे लॉज को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि पावर को शेयर तो कर दिया गया है, लेकिन भारत का जो फेडरेशन है, ठीक है, इंडियन फेडरेशन जो है वो अथॉरिटी ये चीज़ें अपने मन से नहीं ले ली है। कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी प्रोवाइड करती है और कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट है, इमरजेंसी है या कोई भी ऐसे अफेयर्स हैं जो कि स्टेट से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो सेंटर जो है वो हमेशा अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वो स्टेट में भी बना कर रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। कहा गया है कि चूँकि यहाँ पे जो भारतीय संविधान है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कॉमन पब्लिक को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की बिल्कुल भी आज़ादी है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और उनको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। उसके अलावा ये बताया जाता है कि रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अगर देखा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। तो इसमें आप देखोगे कि राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउसेज में ये बटा हुआ है। प्रेसिडेंट जो है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के और एडवाइज करते हैं किसको, तो रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर उनको और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और लेजिस्लेचर की ये संपूर्ण जवाबदेही होती है कि वो किसी भी मैटर के लिए आंसरेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसे पावर्स को 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को इनमें 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट है आपका लेजिस्लेचर, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको कहा जाता है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशियरी जो है वो लॉज और रूल्स को, ठीक है, कंट्री में प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है उस पर नज़र रखती है और
जो राइट्स हैं लोगों के उसको प्रोटेक्ट करती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जुडिशियरी है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस करने का काम करती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको आप राइट टू वोट भी कह सकते हो। ठीक है, कहा गया कि जो भी लोग हैं भारत में 18 वर्ष के और 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के, उनके पास राइट टू वोट है, मतलब अपने मत को प्रयोग करने का अधिकार। इसको हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं हिंदी में, जिसमें कि आप अपने मत का प्रयोग करने के लिए 18 साल के हो चुके हैं और 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आप बिल्कुल भी आज़ाद हैं। आप अपनी मर्जी से, अपने सूझबूझ के हिसाब से किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं अपने वोट के द्वारा। और इसमें किसी भी तरह से कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर और एजुकेशनल लेवल पे आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी मना कर दे कि आप वोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें कहीं पे भी मैटर नहीं करती। आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो राइट्स। ठीक है, हक लेना सबको अच्छा लगता है, कर्तव्य पूरा करना भले ना आए, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। तो मौलिक अधिकार 6 बताए गए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौलिक अधिकार देती है कि बिना किसी धर्म, जाति, पंथ, भाषा को बीच में लाए हुए जितने भी लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन। लॉज बनाए गए हैं और सोसाइटी के सिक्योरिटी और उसके अलावा इंटरेस्ट के आधार पर कंट्री में उनको अच्छी तरह से नियंत्रित रूप में रखा जा सके, इसलिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। कहा गया कि भारतीय संविधान के हिसाब से 6 अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें ये कहा गया है कि सभी लोग जो हैं वो कानून के हिसाब से बराबर हैं। उसके अलावा रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, इन सब के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। लोग जो भी भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, उन सब को पब्लिक प्लेसेस में आने जाने की आज़ादी है और इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट है, मतलब रोजगार का अधिकार सबका बराबर है। तो ये आपका राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम राइट टू फ्रीडम में। कहा गया है कि वेरियस राइट्स हैं फ्रीडम के लिए। ठीक है, सबसे पहले कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। बोलने की आज़ादी है तभी तो लोकतंत्र है। तो आप देखोगे कि हमारे प्रधान को भी कोई भी कुछ भी बोल देता है। यही जहाँ पे आपका तानाशाही होता या फिर राजतंत्र होता तो ऐसी कोई आज़ादी नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा हथियार दिया गया है भारतीयों को कि जो मन में आए बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी गई है। उसके अलावा कहा गया है कि कहीं पे भी आप पीसफुली, ठीक है, शांति से, बिना किसी हथियार को लिए आप असेंबल हो सकते हैं, सभा लगा सकते हैं। उसके अलावा है कि आप अपना यूनियन, एसोसिएशन ये भी फॉर्म कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम हमें ये भी अधिकार देती है कि आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं, बिल्कुल भी आज़ादी से, भारत के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं और किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ने की आज़ादी होगी। हाँ, आप उसके लिए मानक योग्यता रखते हो तब। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है उसके लिए ये अधिकार बनाया गया, जिसमें ये कहा गया है कि फोर्स्ड लेबर, जिसको कि बेगार कहते हैं, तो इसको प्रोहिबिट किया गया है। उसके अलावा चाइल्ड लेबर, जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आज़ादी आपको भारतीय संविधान नहीं देता है। इंसानों की खरीद फरोख्त आप नहीं कर सकते, ना ही उनसे आप दासत्व करा सकते हैं, स्लेवरी करा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये आपका शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, FIR कर सकते हैं, कंप्लेन की जा सकती है। उसके अलावा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करने, पूजा करने, ये आपके चॉइस पे निर्भर करता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं। इवन कि आप अगर
बाय बर्थ किसी और जाति के हैं, किसी और धर्म के हैं, तो आपको धर्म परिवर्तन की भी आज़ादी है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह की पूजा पाठ करेंगे, किस तरह का धर्म मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिनमें ये बताया गया है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं इनको भी राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, कि ये राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने जो संस्कृति हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको ज़िंदा रख सकते हैं, और कहीं पे भी किसी भी तरह का कह सकते हो कि वो अपने कल्चरल सोसाइटीज़ फॉर्म कर सकते हैं, अपनी धरोहर को बचा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी सकते हैं, और उनके पास भी उतना ही मजबूत एजुकेशनल राइट होगा जितना कि और लोगों के पास। लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें ये कहा गया है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप इसको मान सकते हो कि ये मरहम लगाने का काम करता है अगर कोई भी आपको आपके बाकी राइट्स को हैम्पर करता है। तो कहा गया कि सिटीजन्स को ये राइट है कि वो कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के थ्रू वायलेट किए गए हैं, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनको आई है कि राइट्स जो है वो उनके हैम्पर किए जा रहे हैं, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसको आप जुडिशियरी भी कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो हमें अधिकार देती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें है आपका कि जैसे राइट है, ड्यूटीज़ भी फॉलो करने चाहिए, और ये दोनों बिल्कुल भी एक जैसे हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य पालन होगा, तो अधिकार को एंजॉय करना ज़्यादा इजी होगा। कहा गया कि डेवलपमेंट और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सोसाइटी के बहुत ज़रूरी है कि हर एक सिटीज़न अपनी ड्यूटी को भी समझे। और ये ड्यूटीज़ क्या हैं? तो ड्यूटीज़ 10 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान दें, ठीक है। फिर कहा गया है कि हम अपने जो भी नेशनल स्ट्रगल करके जो लोग इस देश को आज़ाद कराए हैं उनके संघर्ष को याद करके अपने जो भी आइडियल्स हैं, उनके वैल्यूज़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट करें। उसके अलावा प्रोटेक्ट करें भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को, डिफेंड करें अपने कंट्री को नेशनल सर्विस पे, ठीक है, हार्मनी को प्रमोट करें, और अपना जो रिच हेरिटेज है उसको और अपने कल्चर को बचाने का काम करें, उसकी वैल्यू करें। सबसे बड़ी बात आजकल यही है कि हम लोग भूल गए हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर से सर्वोत्तम शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है, और उसको बचाने पे ही, जब तक आप अपने घर को नहीं बचाओगे कोई और उसको बचाने नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी ज़रूरत है अपने सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना, अपने संस्कृति को बचा कर रखना। उसके अलावा ड्यूटीज़ में ये भी कहा गया है कि प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, अपनी प्रकृति को हार्म नहीं करना चाहिए, अपने वातावरण की शुद्धता पे ध्यान देना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, प्रधानमंत्री हो या फिर चीफ मिनिस्टर्स की साइड से स्टेट लेवल पे हो, ठीक है, कि पेड़ लगाना चाहिए, वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। फिर कहा गया है कि डेवलप करना चाहिए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज़्म, और ऑब्वियस सी चीज़ है कि ये स्पिरिट हमेशा रखना चाहिए, जागरूक रखना चाहिए अपने आप को कि हम इस सोसाइटी को बेहतर से बेहतर बनाएं। उसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी के सेफगार्ड के लिए भी काम करना चाहिए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं कि कोई मॉन्यूमेंट घूमने गए हैं और वहाँ पे अपना नाम लिख कर चले आए हैं। आपके जैसे लाखों लोग हैं जिनका सेम ही नाम होगा, दोबारा आप जाओगे वो मिलेगा भी नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि वो जो भी हमारी संस्कृति है उसको बचा कर रखे, जो भी इमारतें हैं, स्मारक है, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। उसके अलावा लास्टली ये कहा गया है कि अगर हर एक व्यक्ति अपना योगदान, कर्तव्य अगर सही से निभाए तो हमारे भारत में ऑब्वियस सी चीज़ है कि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट लोगों में हो ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो ये मौलिक कर्तव्य है वो और मजबूत हो जाता है जब हमें अधिकारों को सुरक्षित करने का मौका मिलता है। अधिकार जितना आसान है लेना, कर्तव्य उतना मुश्किल नहीं है। कर्तव्य पूरा करिए और अधिकार जो है उसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
तो कहा गया है कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अचीव करना चाहती है एक डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को, ठीक है, स्टेट के वेलफेयर को, और इसमें सबसे बड़ी जो कह सकते हो आप कि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है भारत की लिखी हुई प्रस्तावना की, ठीक है, प्रियम्बल की। प्रियम्बल में एक एक वर्ड अगर सही से पढ़ा जाए तो वो हमें जोड़ने का काम करती है। आर्टिकल 38 को आप अगर देखोगे तो इसमें कहा गया है कि स्टेट हमेशा प्रमोट करे वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, हमेशा लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो ऐसे पॉलिसीज़ की बात करती है जिसमें कि हर एक महिला और पुरुष को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, और उनके लाइवलीहुड पे ध्यान रखा जाए। इकोनॉमिक सिस्टम को ऑब्वियस सी बात है कि उनको किसी जो वेल्थ है उसको बस 2 4 10 20 लोगों में ही उनको कंसंट्रेट करके ना छोड़ दे, ठीक है। ये सबके लिए काम, सबके लिए रोज़गार, कहते हैं ना, हर हाथ को काम, हर हाथ को रोज़गार, हर एक भूखे को रोटी, सबका इंतज़ाम करे, ठीक है। तो ये कहा गया है स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू। उसके अलावा ये बताया गया कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो ऐसे पॉलिसीज़ बनाए और लोगों को गाइड करे कि बिल्कुल भी इंडियन स्टेट्स जो हैं वो अपनी जवाबदेही समझे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। एक स्टेट जो है वो अगर अपने हर एक व्यक्ति का ख्याल रखे, हर एक के लिए बेसिक नीड्स का इंतज़ाम करे, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कि देश में कोई भी किसी भी दिन किसी की भी डेथ हो भूखे, ठीक है, या फिर जो जॉब है वो ना हो किसी के पास, अगर हर एक स्टेट अवेयर हो जाए तो अपने नागरिकों के लिए। ये था हमारा चैप्टर, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अब दुनिया में डेमोक्रेसी को लेकर आने वाले कौन थे। सबसे पहले इसके बारे में बात किसने की तो उनका नाम था मिस्टर अब्राहम लिंकन, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1809 में और ये आपका केंचुकी हार्डिन काउंटी, ठीक है, यहाँ पे हुआ था इनका बर्थ। ये एक लॉयर थे। उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये गुलामी के ख़िलाफ़ थे। 16th सेंचुरी में ये इलेक्ट हुए 16th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है, नवंबर 1860 में। और उसके अलावा इन्होंने जब ये यंग थे तो बहुत सारा प्रोफेशन ये अपनाए थे, लेकिन लास्टली ये 16वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। उसके अलावा लिंकन जो है वो कैप्टन भी रहे थे जब ब्लैक हॉक वॉर हुआ था उस समय में। इनका फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ये है लोकतंत्र। ये इनका कह सकते हो कि आप फेमस डेफिनेशन था डेमोक्रेसी के लिए। इनको अगर हम लोग जाने तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863 में जो हुआ था उसके लिए भी इनको जाना जाता है। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो स्लेव्स हैं वो हमेशा के लिए फ्री हो रहे हैं। और लास्टली अगर देखा जाए तो पूरी तरह से इनको ही आज तक माना गया है कि लोकतंत्र का इनसे बेहतर किसी ने डेफिनेशन नहीं दिया था। इनकी डेथ हो गई थी 1865 में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास में इनसे बेहतर प्रेसिडेंट आज तक किसी को भी नहीं माना गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।